जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद हो कि आज से कुछ दिन पहले जब न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज को हमने अचीव कर लिया था थ्रू प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स के तहत में, और ये इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था। इसको लेकर अपडेट ये निकल के आ रही है कि जो PFBR जिसे हम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रूव किया है कि इंडिया की कैपेबिलिटीज इन एडवांस न्यूक्लियर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में, और ये कहीं ना कहीं एक न्यू ग्लोबल डिस्रप्टर्स के रूप में से माना जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज ए रिएक्टर यहाँ पर यूज कर रहे हैं थोरियम। और क्योंकि थोरियम में इंडिया एक लार्जेस्ट जो भंडार है वो इंडिया में पाया जाता है, इसको लेकर भी आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश हो रहे हैं कि ऑनवर्ड टू थोरियम। क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए और रिएक्टर्स के लिए हमें नीड होती है यूरेनियम की, उसमें भी यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम मीन्स यूरेनियम 233 या फिर 235। आपको अगर थोड़ा केमिस्ट्री का आइडिया होगा कि जो बेसिकली आइसोटोप्स होता है उसमें से 233 और 235 इसी की नीड होती है। क्यों, आगे हम बात करेंगे कि इसी के हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसे रिप्लेस करते हुए अब हम लोग थोरियम के तहत में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये पूरी जो डेवलपमेंट है क्या है कैसे है इसको समझने वाले खास के इस वीडियो में, क्योंकि अभी तक रसिया के अलावा और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बेसिकली इसे कमर्शियली ऑपरेट कर रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। और भारत इस दिशा में सेकेंड कंट्री बन चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके पहले किसी ने ट्राई किया है, इसको लेकर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था जिनको स्टार्ट किया गया था होमी भाभा की तरफ से 1950s के टाइम में, जिसे हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी थी, क्योंकि देखिए हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग मेजोरिटी कोल से करते हैं 50% से प्लस, और हमारी कंट्री की जो लॉन्ग टर्म एनर्जी डिपेंडेंसी है इसको दूर करने के लिए यहाँ पर ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को कहीं न कहीं इसे कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किया गया। क्योंकि भारत में थोरियम के रिजर्व्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, खासकर कोस्टल रीजन्स में जो बेसिकली मोनाजाइट सैंड्स होता है यहाँ पर पाया जाता है। सो अल्टीमेट फोकस ये था इस प्रोग्राम का कि कैसे हम लोग थोरियम रिजर्व्स को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके हमारे फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और इसके लिए यहाँ पर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को लाया गया। आपको इन शॉर्ट ब्रीफली समझाते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में, क्योंकि हमने सेकंड स्टेज को यहाँ अचीव कर लिया है, सबसे जो टफ स्टेज माना जाता है। इसके बाद में जो थर्ड स्टेज है ये सबसे इजी और आसान स्टेज है। देखिए, फर्स्ट स्टेज की जो शुरुआत है हम लोग इसकी शुरुआत 1950s के टाइम में हमने कर लिया था, जिस टाइम में होमी भाभा इसकी शुरुआत किए थे। एक्चुअली फर्स्ट स्टेज में होता क्या कि इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर जो रिएक्टर्स है हम लोग यूज करते हैं नेचुरल यूरेनियम के साथ में, जिसका बाय प्रोडक्ट हमें निकलता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में डिप्लेटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम। प्लूटोनियम बेसिकली यहाँ पर 239 होता है, और इस प्लूटोनियम को हम लोग सेकेंड स्टेज में यूज करते हैं थोरियम के साथ मिक्स करके। जब सेकेंड स्टेज में थोरियम और प्लूटोनियम का यूज किया जाता है तो इस टाइम में इसे यूज करने के लिए एक मशीन की नीड होती है। उस मशीन का नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मशीन। बेसिकली एक मशीन है जो सेकंड स्टेज में यूज किया जाता है, और इसका अल्टीमेट काम ये है, नाम में क्या ब्रीडर मीन्स यहाँ पर जितनी एनर्जी जितने फ्यूल यहाँ पर इस मशीन को दे रहे हैं, इससे ज्यादा जो फ्यूल है जो एनर्जी है वो हमें देता है। तो इसे डेवलप किया गया था भवानी की तरफ से, मीन्स भवानी हम ये कहें कि 2003 के टाइम में इसे बनाया गया था, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड से डिजाइन किया गया था IGCER यानी कि मीन्स इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ। तो सेकंड स्टेज में इसका जो बाय प्रोडक्ट है, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है आप यहाँ देखिए यूरेनियम 233, और यूरेनियम 233 जो है ये एक फिसाइल मटेरियल है, और भी हम आगे बात करें फिसाइल मटेरियल क्या होता है। और ये जो है जब थर्ड स्टेज में जब हम लोग यूरेनियम 233 यूज करेंगे तो क्योंकि ये फिसाइल मटेरियल है तो ये अपने आप में इटसेल्फ ये चेन रिएक्शंस को सस्टेन कर सकता है, जो बेसिकली हमारा पर्पस है यूरेनियम को रिप्लेस करने का। क्योंकि यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम एक फिसाइल मटेरियल है 233 और 235। थर्ड स्टेज में हम लोग अल्टीमेटली जब यूरेनियम 233 में मिल जाएगा तो एडवांस रिएक्टिव रिएक्टर्स के थ्रू से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे। सो फिसाइल मटेरियल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ये एक ऐसा मटेरियल जो बेसिकली चेन रिएक्शंस को सस्टेन करता है। मीन्स क्या हुआ, सपोज कीजिए कि यूरेनियम 233 है, इसे एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करवाए, और ये जो रिएक्शंस है ये खुद एक बार बॉम्बार्डमेंट करवाया ये खुद से अपने आप में चेन रिएक्शंस को सस्टेन कर लेता है, जिसे हम फिसाइल मटेरियल कहते हैं। इसी जस्ट ऑपोजिट होता है फर्टाइल मटेरियल, और यहाँ पर देखिए थोरियम इज बाय इटसेल्फ फर्टाइल है, और इसे हम लोग फिसाइल बना सकते हैं। कैसे, तो सेकंड
स्टेज में जब हम लोग PFBR जब यूज किए हम लोग इसके जरिए, क्योंकि फिसाइल अगर हम लोग बना लिए तो ये अल्टीमेटली इटसेल्फ कीप अ चेन रिएक्शंस खुद से कर सकता है। और भारत में थोरियम रिजर्व्स की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व जो है थोरियम का 1.07 मिलियन टन वो ओनली इंडिया में है। आप समझ सकते हैं अगर हम लोग थोरियम का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो हम लोग कहीं न कहीं एक ग्रीन एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली हमारा जो एक टारगेट है 2070 में नेट जीरो एमिशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत में ये भी हम लोग इजिली अचीव कर सकते हैं। और क्योंकि थोरियम एक फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल नहीं है, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3 स्टेज जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमने रन किया है और सेकंड स्टेज हमने अचीव कर लिया है और थर्ड स्टेज में अल्टीमेटली यूरेनियम 233 का जो आइसोटॉप्स है हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं जो थोरियम का रिजर्व है वो आपको कोस्टल रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा और बेसिकली ये आपको ईस्टर्न कोस्टल रीजन में देखने को मिल जाने की मीन्स उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, यहाँ आपको बेसिकली देखने को मिल सकता है। और आज के टाइम में हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कि कोल में आज के टाइम में 52, बहुत पुराना डेटा नहीं है, 2022 का डेटा है, 52% जो कोल डिपेंडेंसी है जो अपने आप में एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत में हम लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो 2% है। इस 2% को हम लोग इंक्रीज करके इवन की बाकी जो अदर रिन्यूएबल सोर्सेज है मीन्स सोलर हो गया, नेचुरल आपका हाइड्रो पावर हो गया, इवन की यहाँ हम बात करें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके तहत भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कुछ इसमें इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर इश्यूज है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन हो सकता है, इवन की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में हम लोग इसे ऑपरेट करने के लिए हम लोग लिक्विड सोडियम यूज करते हैं, खासकर एज ए कूलेंट के फॉर्म में। और ये जो सोडियम है ये अपने आप में एक इन्वायरमेंट को लेकर एज ए ह्यूमन के लिए एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इन शॉर्ट ये है कि एक सेफ्टी चैलेंजेस बेसिकली लिक्विड सोडियम के में एसोसिएटेड है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर सोडियम कूलेंट अगर लीकेज होता है तो ये बेसिकली आग लगने की घटना या एक्सप्लोजन जैसी घटना हो सकती है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि अभी इंडिया और रशिया के पास में ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन फ्रांस और जापान ने इसे पहले से ही ट्राई कर रखा था। इवन कि रशिया से पहले फ्रांस और जापान ने ट्राई किया था। जब इन्होंने ये ट्राई किया, शुरुआत भी की, कुछ टाइम तक ये चला भी, लेकिन इनके रिएक्टर्स में सोडियम लीक होने के कारण यहाँ पर एक एनवायरमेंटल इश्यूज दिखा गया, इवन की आग जलने की भी घटना यहाँ पर देखी गई थी। इसके बाद से फ्रांस और जापान ने इसे शट डाउन कर दिया। लेकिन आज के टाइम में ओनली रशिया ही ऐसा है जो कि बेसिकली इसे ऑपरेट कर रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। इसके बाद में इंडिया है, लेकिन इंडिया यहाँ पर सावधानी बरता है, क्योंकि फुकुशिमा जो एक्सीडेंट हुआ था ये जापान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो रिएक्टर था उसी के तहत में यहाँ पर एक्सीडेंट देखा गया था। इसके बाद से जापान ने बंद कर दिया। लेकिन भारत ने यहाँ पर रोबस्ट डिजाइन के साथ में टेक्नोलॉजिकल बैकबोन को देखते हुए यहाँ पर थर्ड स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को फॉर्मुलेट किया है। और इसका इम्पैक्ट जो है ना, देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास में यूरेनियम की रिजर्व्स लिमिटेड है। अगर ये होता तो हमें थर्ड स्टेज की नीड नहीं होती, लेकिन हमारे पास में मैसिव रिजर्व है थोरियम की, जिसको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के तहत में क्लीन एज ए सॉल्यूशन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकली हम देखें तो इसका जो यूटिलाइजेशन है थोरियम रिजर्व्स का, ये भारत को स्ट्रॉन्गर बनने की दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी, सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इवन कि जो हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम इसको भी कहीं न कहीं ये ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। लेकिन जियो स्ट्रेटेजिकली हम देखें तो इसका जो यूज है प्लूटोनियम 239 जो बेसिकली स्टेज 1 के बाय प्रोडक्ट से हमें मिलता है, इसका यूज हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आज के टाइम में पाकिस्तान से भी कम हमारे पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो क्या हम इन शॉर्ट ये कि हमें जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की नीड नहीं है। देखिए भारत जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का तो हिस्सा नहीं है, और इसके पीछे ना रीजन है चाइना एक लंबे टाइम से कहीं के इंडिया का आउट करता रहा है और ये कहता रहा है कि इंडिया जो है वो एनपीटी का मेंबर नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। जब तक इसका मेंबर नहीं बनेगा तब तक हम एनएसजी में इंडिया की एंट्री को बैन करते रहेंगे। लेकिन अब हमें नीड नहीं है ना चाइना की, ना यूएसए की, ना किसी भी दूसरे देश की। खुद से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या इसे सिविलियन यूज इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस एक ही चीज का होता है, न्यूक्लियर वेपन्स में हम लोग इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, सिविलियन यूज के लिए हम लोग जो बॉम्बार्डमेंट है, चेन रिएक्शन से हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास में थोरियम रिजर्व्स हैं, अब हमारे पास में सेकंड स्टेज के जरिए हम लोग यूरेनियम 233 का आइसोटॉप्स क्रिएट कर चुके हैं। क्योंकि एक समय था कि अमेरिका ने हमें न्यूक्लियर डील के तहत में हमें थोड़ी सी छूट दी थी, हमें एनएसजी वेबर के जरिए हमें जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से इसके तहत एक आइसोलेट किया जा रहा था इंडिया को, इस आइसोलेशन से हमें बाहर निकाला। लेकिन आज के टाइम में थोरियम रिजर्व्स को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा में या फिर इसके सिविलियन यूज की दिशा में अब भारत जो है सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इन शॉर्ट ये कहे कि भारत विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है 2040
2047 तक में विकसित भारत बनने का? डेफिनेटली ये हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग न्यूक्लियर सोर्सेज के तहत हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं तो एक जो हर्डल्स हमें सामने देखने को मिलता है रिसाइकलिंग का, फ्यूल रिसाइकलिंग का। इस फ्यूल रिसाइकलिंग जो बेसिकली हम लोग इसे कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द इसे PFBR में के तहत ही इसे यूज किया जाएगा। आपको बताना चाहते हैं फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी मीन्स जो भी फ्यूल हम लोग यूज करने वाले हैं सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में, इसका हम लोग रिसाइकिल करते हुए ताकि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट ना हो, क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट ना हो और इसका प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग हो सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है इसे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं एज ए कॉन्करेंट प्रोसेस के तौर पर। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भारत एक सबसे लार्ज कंट्री है और लार्ज कंट्री होने के नाते यहाँ पर जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है, और अगर इसे हम लोग इंडिजिनस रिसोर्सेज से पूरा कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बन सकता है, क्योंकि आज के टाइम में एनर्जी की नीड जो है ये इकोनॉमिक में हो चाहे स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी है एक वाइटल रोल प्ले करने वाला है इस दिशा में। और इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये बेसिकली ट्विन्स गोल्स के लिए काम आने वाला। ट्विन्स गोल्स मींस एनर्जी सिक्योरिटी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर, क्योंकि 2070 तक हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का। सो इन तमाम इश्यूज को लेकर और इस डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।